हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं राजेश। दोस्तों, आप सभी को पता होगा जैसा कि हम लोग दृष्टि आईएएस की ये टेस्ट सीरीज़ सॉल्व कर रहे हैं और ये टेस्ट सीरीज हमारी मेरे भाई 69th बीपीएससी प्रीलिम्स 2023 के बेस पर बनी हुई है, जिसके लिए हम लोग बहुत ही बेहतरीन ढंग से दृष्टि आईएएस की टेस्ट सीरीज सॉल्व कर रहे थे। और इसमें हम लोग पहला टेस्ट सीरीज सॉल्व कर रहे थे। जो हमारी पहली टेस्ट सीरीज थी वो शुद्ध रूप से हिस्ट्री से संबंधित थी, जिसमें के पूरे क्वेश्चन हिस्ट्री के थे। उसमें आपको एंशिएंट, मिडिवल और मॉडर्न हिस्ट्री संबंधित था। तो कुल 150 क्वेश्चन थे हमारी इस पहली टेस्ट सीरीज में। तो हम लोग 80 क्वेश्चन कर लिए थे और जो बाकी के जो है 20 इधर और 50 उधर, जो 70 क्वेश्चन बचे थे वो मॉडर्न हिस्ट्री और राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित क्वेश्चन बचे थे, उसको हम लोग कंप्लीट करने जा रहे हैं। ये टेस्ट सीरीज 1 का पार्ट 2 है। बहुत ही बेहतरीन सवाल इसमें आएंगे आपको मॉडर्न इंडिया और जो राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित, क्योंकि मेरे भाई एक साथ में नहीं करवा पाता, क्योंकि हमारे पास संसाधन की बहुत कमी है मेरे भाई। आप लोग देख सकते हैं, एक हमारे पास एक सस्ती सी मोबाइल है, उसकी इतनी क्षमता नहीं है कि इतना ज़्यादा वो रिकॉर्ड कर ले। एक मेरे पास ये सस्ता सा बोर्ड है, कोई कंसेप्चुअल चीज़ आता है तो मैं इससे समझाता हूँ। एक ये माइक है। आप लोग हमारा प्लीज़ सपोर्ट करिए, जिससे कि हम भी थोड़ा अपने संसाधनों को बढ़ा सकें। दोस्त, हमारे पास संसाधनों की बहुत कमी। मैं सोचता तो बहुत कुछ हूँ, लेकिन कर नहीं पाता हूँ जितना। लेकिन फिर भी मुझसे जितना हो सकता है, जितना हमारे पास संसाधन है, उतने संसाधन में ही बढ़िया से बढ़िया चीज़ों को आप सबको देने का प्रयास करता हूं। तो ये टेस्ट सीरीज की कोई भी पीडीएफ आप सबको चाहिए तो आप लोग इस नंबर पे व्हाट्सअप कर दीजिएगा। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, तो आप सबको मैं ये टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करा दूंगा। तो चलिए हम लोग पहली टेस्ट सीरीज की पार्ट 2 जो है स्टार्ट करते हैं पीडीएफ के माध्यम से। दोस्तों, चलते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पर 81 पर। देखिए क्या कह रहा है ये। 7वीं शताब्दी के दौरान सामंत, महासामंत और महामंडलेश्वर होते थे। मतलब ये सब क्या होते थे, यही बताना है। देखिए जो मेरे भाई सामंत, महासामंत और महामंडलेश्वर होते थे, ये लोग या तो बड़े बड़े भूस्वामी होते थे, बड़े बड़े ज़मीनों का मालिक होते थे, या फिर एक लड़ाकू योद्धा सरदार होते थे। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर बी बड़े भूस्वामी या योद्धा सरदार होते थे। चलते हम लोग अपने क्वेश्चन पर अगले 82 देखते हैं। 82 क्या है। देखिए क्या कह रहा है। आईने अकबरी निम्नलिखित में से किसने लिखी थी। मेरे भाई आईने अकबरी जो थी, अकबर का जो साम्राज्य था उसमें जो उसकी अच्छी बातें, अच्छी नीतियां थी, उसका एक आईना था। इसी में लिखा है ना कि आईने अकबरी, अकबर के साम्राज्य का एक आईना था, उसमें क्या क्या कुछ क्या अच्छा किया था। तो यही है अकबर आईने में। तो ये किसने लिखी थी। ऑप्शन नंबर बी अबुल फजल। अबुल फजल मेरे भाई अकबर का एक बहुत ही विश्वसनीय दरबारी होता था। तो ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो चलते हैं हम लोग 83 पर। देखते हैं क्या है इसमें। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने किया था। मेरे भाई एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना आप लोग को पता होगा, ऑप्शन नंबर सी सर विलियम जोन्स ने किया था 83 में। तो आप लोग अगर सोचेंगे कि ये क्या था, तो ये 15, देखिए क्या था कि ये 15 जनवरी 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना सर विलियम जोन्स ने किया था। तो चले हम लोग अगले क्वेश्चन पर। अब ये क्यों किया गया था मेरे भाई। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के विद्वान लोगों का एक समूह था। तो आगे हम लोग चलें 84वां पे। देखिए निम्नलिखित में से किसे वंदे मातरम आंदोलन के रूप में जाना जाता है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। अब जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं सब के सब मॉडर्न इंडिया और राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित होंगे, क्योंकि हम लोग इसके पहले जो है प्राचीन इतिहास और मध्यकालीन इतिहास पढ़ लिए हैं पहले पार्ट में। ये दूसरे पार्ट में हमारा जो चल रहा है मॉडर्न इंडिया और ये राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित है। तो 84 में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे वंदे मातरम आंदोलन के रूप में जाना जाता है। तो मेरे भाई ऑप्शन नंबर सी स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन जब हुआ था, जब लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन किया था 1905 में, तो उसी समय ये आंदोलन छिड़ा था, स्वदेशी आंदोलन। और जो दक्षिण के प्रदेश है, आंध्र प्रदेश वगैरह में, इसे स्वदेशी आंदोलन को वंदे मातरम आंदोलन के रूप में जाना गया। अब हम लोग चलते हैं 85वें पर। देखिए क्या कह रहा है। मुग़ल काल में रैयत और मुजरियान शब्द का प्रयोग किया जाता था। ये कह रहा है मेरे भाई
जो मुग़ल काल में रैयत और मुजरियान शब्द का प्रयोग होता था, ये किसके लिए होता था मेरे भाई? ये किसानों के लिए होता था। रैयत का मतलब भी किसान होता है, ये मुजरियान का भी मतलब होता है, तो ये किसानों के लिए प्रयोग होता था। ऑप्शन नंबर सी। चले हम लोग 86 पर देखते हैं क्या है। देखिए इसमें क्या है कि मुस्लिम लीग के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है मेरे भाई, इसको हमें समझना है। देखिए क्या है, पहला क्या कह रहा है, ए, इसका गठन मुस्लिम कृषक समूह के द्वारा किया गया था। मेरे भाई ये गलत है। ये जो मुस्लिम लीग का जो गठन हुआ था, ये जमींदारों के, जो मुस्लिम बड़े बड़े जमींदार होते थे उनके द्वारा किया गया था, न कि मुस्लिम कृषक समूह के द्वारा। तो यही गलत है, तो यही गलत है, बाकी सब सही होंगे। इसकी गठन जो है, ये जो वर्तमान बांग्लादेश है उसकी राजधानी ढाका है, ढाका में हुआ था इसकी स्थापना मुस्लिम लीग की। इसने बंगाल विभाजन का समर्थन किया था, ये भी सही है, तो यही गलत था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 87 में देखें क्या है, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है। एक तो एकदम सिंपल क्वेश्चन है, सभी लोग जानते होंगे, 19 जुलाई। ऑप्शन नंबर सी, 19 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है। तो ये सबसे पहले जो है मेरे भाई 19 जुलाई 2010 को सेंट पीटर्सबर्ग में यह बाघ दिवस मनाने की घोषणा की गई थी, सन 2010 से। तो आगे चले हम लोग देख रहे हैं 88 में, मुग़लों के समय में आमील गुजार को इस नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से, आगे हमें बताना है। मुग़लों के समय में, तो मुग़लों के समय में किसके, आमील गुजार को किस नाम से जाना जाता था, ये हमें बताना है 88 में। तो मेरे भाई ऑप्शन नंबर ए, राजस्व संग्रहकर्ता, जो लोग रेवेन्यू इकट्ठा करते थे, राजस्व इकट्ठा करते थे, उनको अमील गुजार कहा जाता था। तो इसका आंसर ये हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चले हम लोग 89 को देखते हैं, थोड़ा सा छोटा करें क्योंकि हमारा क्वेश्चन बड़ा है इसमें। हाँ अब बढ़िया है। देखिए क्या कह रहा है इसमें 89 में, चोलकालीन मंदिरों के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? चोलकालीन मंदिर के बारे में पूछ रहा है मेरे भाई हमसे 89 में, तो कौन सा सही है इसे हमें बताना है। देखिए ऑप्शन नंबर ए, गंगई कोंड चोलपुरम मंदिर राजा राज द्वारा बनवाया गया था। ये बात सही है, ये जो गंगई कोंड चोलपुरम मंदिर है ये राजा राज द्वारा बनवाया गया था। दूसरा क्या कह रहा है कि मंदिरों में कांस्य प्रतिमाएं नहीं मिली थी, ये भी बात सही है, नहीं मिली थी। तो ये क्या कह, सही है ना, तो मंदिरों में कांस्य प्रतिमाएं मिली थी, ये गलत हो गया, तो ये भी गलत हो गया। तो और क्या कह रहा है, अगला क्या है, मंदिर आर्थिक सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के केंद्र थे, ये बात सही है, ये ऑप्शन नंबर 3 वाला सही है। तो ये गलत हो गया हमारा एक, दूसरा गलत हो गया, ऑप्शन नंबर हमारा सी सही है, आर्थिक और सामाजिक सांस्कृतिक जीवन के केंद्र थे। चलते हम 90 में देखते हैं क्या है। 90 में क्या करा है, निम्नलिखित में से किसके राज्याभिषेक के दरबार में ब्रिटिश राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित किया गया? तो ये 90 वाले क्वेश्चन में बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, कई एग्जाम में ये पूछा जा चुका है कि निम्नलिखित में से किसके राज्याभिषेक, यानी किसका राज्याभिषेक हो रहा था, तो उसके दरबार में ब्रिटिश राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित किया गया। तो मेरे भाई इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, किंग जॉर्ज पंचम, ये 90 का ये होगा। मेरे भाई एक लोग आप इसके बारे में जानिए, 1911 में ये जॉर्ज पंचम को इंग्लैंड का राजा बनाया गया था, तो उसी की खुशी में यहाँ दिल्ली में एक दरबार आयोजित किया गया, तो जिसे दिल्ली दरबार के नाम से जाना जाता है। तो इसी दिल्ली दरबार में जो है ये दिल्ली जो है पहले राजधानी कलकत्ता थी, तो कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित किया गया। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा हमारा। चले हम लोग 91 क्वेश्चन देखते हैं, बढ़िया क्वेश्चन है, मिलाने वाला। देखिए कितना अच्छे से ये होगा। देखिए एक तरफ हमें यहाँ दिया है जो है मशीन, और दूसरी तरफ दिया है मशीनों के जो है वैज्ञानिक दिया है। तो किस मशीन की खोज किसने किया था, इसको हमें मैच कराना है, और मैच कराने वाला क्वेश्चन हमारा गलत नहीं होता है, क्योंकि अगर इसमें हम 1-2 भी अगर पकड़ लिए तो हमारा काम बन जाता है। देखते हैं क्या है ये। देखिए उड़न तुरी करघे, ये जो उड़न तुरी करघे है मेरे भाई, ये जब मशीन आई, ये किसके द्वारा मतलब ये बनाई गई थी, जॉन के द्वारा।
जॉन के ने जब उड़न तुरी मशीन बनाई तो कपड़े बहुत जल्दी से लंबे चौड़े कपड़े बनने लगे। ये अब जो दूसरा है ये क्या है, कताई मशीन। कताई मशीन को जो है किसने बनाया था मेरे भाई, जेम्स हरग्रीव्स ने। और वाटर फ्रेम ये मशीन किसने बनाई थी, रिचर्ड आर्कराइट। और बचा है ये डी वाला, तो ये यही से हो जाएगा। अब हमारा किससे मैच कर रहा है, ए वाला 2 होना चाहिए, बी वाला 1 होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर हमारा बी सही है, यही मैच कर रहा है, तो बन गया हमारा। अब देखें हम लोग 92 क्वेश्चन। देखिए क्या है इसमें, 17वीं शताब्दी के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा साम्राज्य उत्कर्ष पर नहीं था। 17वीं शताब्दी में पूछ रहा है मेरे भाई, ऐसा कौन सा साम्राज्य था जो अपने उत्कर्ष पे बहुत ज़्यादा टॉप पे नहीं था। तो मेरे भाई इसका जो सही आंसर है ये 92 का, ये हमारा हो जाएगा यहाँ पर अब्बासी। ये अब्बासी जो साम्राज्य था यही जो है उत्कर्ष पर नहीं था, बाकी ऑटोमन, मिंग, सफावी ये सब अपने उत्कर्ष पर थे। चलिए हम 93 पर देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में अगस्त घोषणा का वाचन किया था, उसका नाम पूछ रहा है। तो मेरे भाई ये एकदम सिंपल क्वेश्चन है, इसमें जो हमारा आंसर होगा एडविन मॉन्टेग्यू, ऑप्शन नंबर ए सही है। एडविन मॉन्टेग्यू ने ही ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में अगस्त की घोषणा का वाचन किया था। तो आप लोग सोच रहे हैं क्या ऐसा क्या वाचन था, तो मेरे भाई ये इसने कहा कि भारतीयों को शासन प्रशासन में जो है उनकी भागीदारी बढ़ाने को लेकर था ये घोषणा। तो चलें हम लोग अगले क्वेश्चन 94 वाले पर देखते हैं। बढ़िया क्वेश्चन है ये, राजा राम मोहन राय संबंधित है। क्या है, राजा राम मोहन राय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और बताना है कौन सा सत्य है, उसी को हमें बताना है। तो मेरे भाई देखिए क्या है इसमें, पहला क्या कह रहा है, तूफ़ात उल मुहाविद्दीन उनकी पहली प्रकाशित रचना थी। एकदम सही बात है मेरे भाई, ये तूफ़त उल मुवाहिद्दीन ये जो राजा राम मोहन राय की पहली प्रकाशित रचना थी। और इसका मतलब होता है, जो लिखा है तूफ़त उल मुवाहिद्दीन, इसका मतलब होता है मेरे भाई देवताओं को एक गिफ्ट, यानी देवताओं को एक उपहार। ये कब लिखी गई थी, 1803 में। ये बात तो सही है। दूसरी बात देखें, उन्होंने मूर्ति पूजा और जातिगत कठोरता के विरुद्ध अभियान चलाने के लिए कलकत्ता में आत्मीय सभा की स्थापना किया। ये भी बात सही है एकदम, इसमें कोई दो राय नहीं है। तीसरा क्या है, ब्रह्म समाज आधुनिक भारत में पहला बौद्धिक सुधार आंदोलन था। ये भी सही है, ब्रह्म समाज के इसीलिए हुआ था कि तमाम भेदभाव और नफ़रत को मिटाने के लिए। तो यहाँ तीनों हमारा सही हो गया, तीनों सही हो गया, इसका मतलब हमारा ऑप्शन डी सही होगा, उपर्युक्त में से एक से अधिक कथन सही हैं। तो चले हम लोग अपने 95 क्वेश्चन पर। क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे हैं, ये आपको मिल भी जाएंगे। तो देखें हम लोग क्या कह रहा है 95 वाले में, निम्नलिखित को उसके शासन के कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। नाम दिया है कुछ मुस्लिम शासकों का और कहा है कि कब कौन शासक किया, पहले कौन शासक किया था, उसके बाद कौन शासन किया था, उसके बाद कौन किया था। इसको आपको सेट करना है। तो कैसे सेट करेंगे, तो देखिए यहाँ पर जो हमको सबसे पहला बात यहाँ पर लग रहा है, सबसे पहले इसमें से कौन शासन किया होगा 95 वाले में। तो यहाँ पर देखें हम लोग 95 में, ये हमें लगता है सबसे पहले ये, हाँ सबसे पहले पृथ्वीराज चौहान रहा। तो उसके बाद पृथ्वीराज चौहान के बाद ये आए जो है रजिया, पृथ्वीराज चौहान और रजिया आई। उसके बाद जो है दूसरा अलाउद्दीन आए। उसके बाद कौन आए, रजिया जो है तो ये जो कुतुबुद्दीन आए। उसके बाद तो मतलब उसके बाद एक और उत्तराधिकारी था, उसके बाद ये रजिया आई थी। और उसके बाद ये दूसरा आए थे, ये दूसरे वाले जो थे अलाउद्दीन। उसके बाद ये तीसरे वाले फिरोज़, सबसे अंत में बहलोल लोदी। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यही सेट होगा। तो चले हम लोग 96 वाले पर। देखिए क्या है इसमें, फ़र-ए-इजाही, ये जो लिखा है फ़र-ए-इजाही का विचार सबसे पहले विकसित किया गया था। तो कहाँ विकसित किया गया था मेरे भाई, शिहाबुद्दीन सुहरावर्दी ने। ये जो शिहाबुद्दीन सुहरावर्दी हैं, इन्होंने ही फ़र-ए-इजाही का विचार सबसे पहले प्रस्तुत किया था। कब किया था, 1775, ये नहीं 1775 में नहीं, 1911 में, 1191 में ये जो है फ़र-ए-इजाही का विचार प्रस्तुत किए थे।
तो चलिए हम लोग अब 97 क्वेश्चन पर देखते हैं क्या है इसमें। थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा है, इसमें हम छोटा कर ले रहे हैं। देखिए क्या है 97 में, वर्ष 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग लखनऊ में किन कारणों से एकत्र हुए थे। ये तो एकदम सिंपल क्वेश्चन है मेरे भाई, जब कांग्रेस और मुस्लिम लीग की एकता के लिए एकत्रित हुए थे, और क्या था इसमें। तो देखते हैं हम लोग क्या है। मध्यम मार्गी और अमूल परिवर्तनवादी को एकजुट करने के लिए, सही बात है। मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र की मांग को स्वीकार कर लिया गया, ये भी सब बात सत्य है, जो 1909 में ही मॉन्टेग्यू और मार्ले मॉन्टेग्यू में आया था, तो उसी का बात भी मान लिया गया था। देश में प्रतिनिधिक सरकार के लिए मिलकर काम करने के लिए भी बस सही बात है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ये तीनों सही हैं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। 98 क्या कह रहा है, देखें हम। सुलह ए कुल में मूल रूप से किस विचार का वर्णन किया गया है, ये हमें बताना है। सुलह ए कुल में किसका विचार प्रस्तुत किया गया है। तो यहाँ पर जो हमारा जो आंसर सही होगा 98 वाले मेरे भाई, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, एक एकीकरण के स्रोत के रूप में, ऑप्शन नंबर बी। सुलह ए कुल मूल रूप से किस विचार का वर्णन करता है, एकीकरण के स्रोत के रूप में, तो ऑप्शन नंबर बी हो गया। आगे हम लोग देखते हैं 99 में क्या है इसमें। निम्नलिखित में से कौन सा कानून ब्रिटिश संसद द्वारा भारत में दास प्रथा की समाप्ति के लिए पारित किया गया था। कौन सा ऐसा कानून था जो दास प्रथा को समाप्त करने के लिए आया था। ये तो मेरे भाई एकदम सिंपल क्वेश्चन है, ये चार्टर अधिनियम 1833। यही जो चार्टर अधिनियम 1833 आया था, यही कहा कि भैया अब कोई दास नहीं बनाएगा, दास प्रथा को समाप्त कर दिया, ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए हम लोग अगर इसके बारे में थोड़ा सा और हम जानें, ये दास प्रथा के बारे में, तो ये क्या था कि गवर्नर जनरल को ब्रिटिश भारत में रहने वाले गुलामी को समाप्त करने के लिए कुछ कार्रवाई करने का आदेश देता है। अगर यानी कि मतलब कोई किसी को गुलाम नहीं बना सकता, ये था। चलते हम 100 क्वेश्चन पर देखते हैं। 100वां क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। किस मुग़ल शासक ने सीकरी में जुम्मा मस्जिद के बगल में शेख सलीम चिश्ती के लिए सफ़ेद संगमरमर का एक मकबरा बनाने का आदेश दिया था। तो ये 100वां क्वेश्चन है। ये इनमें से कोई नहीं है, जहांगीर भी नहीं था, शाहजहां ने भी ऐसा नहीं किया था, औरंगजेब भी नहीं किया था, तो इसमें क्या हो जाएगा, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो आप लोग सोच रहे होंगे ऐसा कौन कहा था। मेरे भाई अकबर ने सीकरी में जुम्मा मस्जिद के बगल में शेख सलीम चिश्ती के लिए सफ़ेद संगमरमर का एक मकबरा बनाने का आदेश दिया था। तो इसमें अकबर है नहीं, तो इसका मतलब उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो चलिए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेशनल फॉसिल वुड पार्क किस राज्य में स्थित है। ये क्या है नेशनल फॉसिल वुड पार्क। मेरे भाई ये ऐसा एक पार्क होता है, फॉसिल का मतलब होता है हड्डियाँ होता है, तो ऐसा पार्क मतलब जैसे जो वहाँ पेड़ पौधे दब गए हैं, उनके दबने की वजह से जो वहाँ ईंधन बन चुका है, जो जीवाश्म, यानी जो पेड़ पौधे जीव जंतु दब गए और दबने के बाद वो जीवाश्म में बदल गए, तो उन्हीं को ये फॉसिल वुड पार्क, फॉसिल माना जाता था, फॉसिल कहा जाता है ईंधन। तो ये कहाँ पर है, इसी को हमें बताना है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ये तमिलनाडु में भी है, ये तो एक वाला ये तमिलनाडु, जी हाँ, ये ऑप्शन नंबर तमिलनाडु हो जाएगा हमारा 101 का। तो चलें हम लोग आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने 1922 में स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। एकदम से जब मेरे भाई कांग्रेस से नाराज़ हो गए मोतीलाल नेहरू ने किसी मुद्दे को लेकर, मोतीलाल नेहरू और सीआर दास और मोतीलाल नेहरू ने मिलकर जो है वर्ष 1922-23 में स्वराज पार्टी की स्थापना किया था। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्यों, क्योंकि उपर्युक्त में से एक से ज़्यादा कथन सही हैं। बीपीएससी में इसी टाइप का सवाल आते हैं। तीसरा में देखें हम लोग, थोड़ा सा छोटा कर लें क्योंकि क्वेश्चन डिस्प्ले पर नहीं आ पा रहा है। यह अब सही है। देखिए क्या कर रहा है, वुड्स डिस्पैच योजना की विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। वुड डिस्पैच योजना के बारे में पूछ रहा है मेरे भाई, आप लोग इसे देखेंगे तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये जो वुड डिस्पैच योजना था। तो वुड डिस्पैच योजना
इसके बारे में बताना है, कौन सा कथन सत्य है, सही को बताना है। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखा करिए, जो क्वेश्चन सरल होते हैं उसे सत्य या असत्य में बदल देता है। बहुत से लोग अगर यही नहीं रहता है तो उसमें फंस जाते हैं। तो क्या कह रहा है पहला ए, देखिए क्या कह रहा है इसमें। ए जो है 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में यह योजना शिक्षा नीति पर प्रभावी रही। 19वीं शताब्दी के मतलब उत्तरार्ध में यह योजना शिक्षा नीति प्रभावित रही, सही बात है। इसने भारत में शिक्षा का उद्देश्य यूरोपीय ज्ञान के प्रसार को बताया, ये भी सही है। इसने लंदन विश्वविद्यालय की तर्ज पर कलकत्ता में बॉम्बे और मद्रास विश्वविद्यालयों की स्थापना की, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा, यानी एक से अधिक क्वेश्चन सही है। अगला क्या कह रहा है 104 में, दिल्ली सल्तनत के दौरान बदंगा शब्द का प्रचलित था। ये जो दिल्ली सल्तनत के दौरान ये जो बदंगा शब्द था ये प्रचलित क्यों था, इसमें यही पूछ रहा है इसमें। तो मेरे भाई ये जो था ये सैन्य सेवाओं के लिए खरीदे गए गुलामों के लिए था। ये जो बदंगा ये शब्द था तो ये क्या कहता है, इस शब्द का मतलब ये होता है कि सैनिक सेवा के लिए जब कम पड़ जाते थे सैनिक तो वहाँ से लोगों को ख़रीदा जाता था, लोगों को, और लोग ख़रीद कर आते थे गुलाम बनाने के लिए। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 105 देखें हम लोग, तो क्या है यहाँ पर, चार तस्लीम और जमीबोस शब्दों का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। चार तस्लीम एक शब्द ये है और जमी बोसी शब्द ये किनके मतलब किससे संबंधित है मेरे भाई। ऑप्शन नंबर बी अभिवादन से, ये अभिवादन होता था। जैसे हम लोग एक देखते हैं सिजदा पैगोस होता था, तो मतलब किसी के सामने जो है दंडवत प्रणाम करना होता था गिर कर। तो उसी तरह से ये चार तस्लीम और जमीपोस शब्दों का संबंध था। तो जैसे किसी के सामने जैसे अगर किस प्रकार से अभिवादन किया जा रहा है, जैसे बहुत हाई फाई आदमी है तो उसके सामने अभिवादन बहुत ज़्यादा झुक कर किया जाएगा। थोड़ा सा कम हाई फाई है तो थोड़ा सा कम झुकेगा, ज़्यादा हाई फाई नहीं है तो ज़्यादा नहीं झुकेगा। इस तरीके से अभिवादन किया जाता था। चलते हैं हम 106वें पर। अधोगामी निस्पंदन सिद्धांत प्रस्तावित किया था। अधोगामी निस्पंदन सिद्धांत ये किसने प्रतिपादित किया था, इसे हमें बताना है, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी। इसका हिंदी है अधोगामी निस्पंदन सिद्धांत। तो मेरे भाई ये किसने दिया था, आपको क्या लगता है यहाँ पर किसने दिया होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा हम लोगों का ये लॉर्ड मैकाले द्वारा। ऑप्शन बी, लॉर्ड मैकाले ने ही अधोगामी निस्पंदन सिद्धांत दिया था। ये क्या था, शिक्षा से संबंधित था। ये लॉर्ड मैकाले ने जब अधोगामी निस्पंदन सिद्धांत दिया तो बताया, कहा कि भैया ये जो शिक्षा है, हम लोग जो समाज के अपर क्लास के लोग हैं, जो उच्च वर्ग के लोग हैं, उनको अगर शिक्षा देंगे तो वो शिक्षा छन छन की केवल उन्हीं को शिक्षा देंगे, तो उसके शिक्षा देने से जो लोअर क्लास के हैं वो भी शिक्षित हो जाएंगे। तो उसका ये तर्क था, जबकि ऐसा गलत साबित हुआ। तो इसी को कहा जाता है डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी। लॉर्ड मैकाले ने दिया था, शिक्षा से संबंधित था कि हम उच्च वर्गों को शिक्षा दें, निम्न वर्ग के लोग अपने आप शिक्षित हो जाएंगे। चले हम लोग 107वें पर। खिलजी और तुगलक शासकों ने मुक्तियों की नियुक्ति की थी। खिलजी और तुगलक शासक जो थे उन्होंने मुक्तियों की नियुक्ति की थी। तो वे क्या थे, इसके बारे में बताना है 7वें में। तो मेरे भाई ये जो खिलजी और तुगलक शासकों ने मुक्तियों की नियुक्ति की थी, ये क्यों किए थे कि सैन्य अभियानों का नेतृत्व करने और अपने इक्ता में कानून, इक्ता मतलब क्षेत्र होता है, अपने क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। तो चले हम लोग अगले क्वेश्चन पे 8वें में। 8वां क्या कह रहा है, निम्नलिखित सूफी संतों में से कौन सबसे पहले ईश्वर में स्वयं या फना को लीन करने के महत्व को सिखाने वाला था। 108वें में मेरे भाई ऑप्शन नंबर ए बायजीद बस्तमी। ये जो बायजीद बस्तमी थे मेरे भाई, इन्होंने ही सूफी संतों में सबसे पहले जो है स्वयं को लीन करने के महत्व को सिखाया था। 9वां में देखें, बीर कैन हेड चैलेंज। बीर कैन हेड चैलेंज निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। 109वां पूछ रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ऑप्शन नंबर देखिए, संविधान का निर्माण। बीर कैन हेडेड चैलेंज ये संविधान के निर्माण से संबंधित था। कैसे संबंधित था मेरे भाई, 1925 में 1925 में एक हाउस ऑफ लॉर्ड भारत में एक जो बीर कैन हेड था ये भारत में आया।
इसका नाम कैसे पड़ा बिरकेनहेड चैलेंज? ये बिरकेनहेड नाम का एक अंग्रेज़ था, ये भारत में आता है 1925 में, और जब भारतीय अपनी स्वतंत्रता की मांग करते हैं तो भारतीयों को चैलेंज कर देता है कि आप लोग एक संविधान बनाकर दिखा दो तो हम माने तुम लोग देश चलाने लायक हो। तुम लोग जाहिर हो अनपढ़ हो, तुम लोग देश नहीं चला सकते क्योंकि तुम लोग संविधान नहीं बना सकते। अगर तुम लोग एक संविधान बनाकर दिखाओ तो हम लोग जाने। तो वही बिरकेनहेड जो है संविधान बनाने का चैलेंज दिया था, तो यही से संबंधित था ये। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 110वां क्या है? सूर्यवंश ने कितने वर्षों तक शासन किया था? सूर्यवंश के बारे में पूछ रहा है, तो यहाँ पर हो जाएगा 15। सूर्यवंश ने 15 वर्ष तक शासन किया था। हमें पता है कि जब बाबर के बाद उसका बेटा हुमायूं आया, हुमायूं कमज़ोर शासन हुआ, तो जो है 1540 से लेके 1555 तक ये सूर्यवंश का शासक था। तो 15 वर्ष तक ये शासन किए थे। तो चले हम लोग आगे, थोड़ा सा छोटा करें हम। हाँ, अब बढ़िया। देखिए क्या है 111वें में क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन वर्ष 1945 के आज़ाद हिंद फौज के खिलाफ चलाए गए मुकदमों में बचाव के पक्ष के अधिवक्ताओं में नहीं थे? तो ये कौन थे मेरे भाई? ऐसा मतलब कौन नहीं थे, इसके बारे में पूछ रहा है। जो 1945 में आज़ाद हिंद फौज के खिलाफ मुकदमा चलाया गया था, उसके बचाव के पक्ष में अधिवक्ताओं में से कौन नहीं थे, ये हमें बताना है। तो मेरे भाई ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा, ये जवाहरलाल नेहरू भी नहीं थे, तेज बहादुर सप्रू भी नहीं थे, भूला भाई देसाई भी नहीं थे। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर उपर्युक्त में से कोई नहीं हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी है। तो चले हम लोग अगला देखते हैं 12वें में। हाल ही में सफ़ेद प्याज को भौगोलिक संकेतक प्रमाणन यानी जीआई टैग प्राप्त हुआ, निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है ये? तो ऑप्शन नंबर सी महाराष्ट्र से संबंधित है। सफ़ेद प्याज को जो जीआई टैग दिया गया यह महाराष्ट्र से संबंधित है। 13वें में देखिए क्या है, ये 13वें में क्या कह रहा है? वर्ष 1960 में भारत में फ्रांसीसी और अंग्रेज़ों के बीच वांडीवास का युद्ध हुआ। यह हिस्सा था, यानी जो वांडीवास का युद्ध था यह किसका हिस्सा था मेरे भाई? तो ये तृतीय कर्नाटक युद्ध का हिस्सा था, ऑप्शन नंबर सी। जो तृतीय कर्नाटक युद्ध हो रहा था उसी का ये तीसरे युद्ध में जो है भारत में फ्रांसीसियों और अंग्रेज़ों के बीच वांडीवास का युद्ध हुआ था। 14वां देखें। चौसा के युद्ध के बाद हुमायूं को गंगा पार करने की किसने मदद की थी? चौसा के युद्ध के बाद हुमायूं को पूछ रहा है, गंगा पार करने की मदद किसने की थी? तो आप लोग को पता होगा जो चौसा का युद्ध के बाद भिश्ती यानी जलवाहक ने दूसरे मुगल सम्राट हुमायूं के जान बचाकर भारत के इतिहास को बदल दिया था। तो इसमें से जो हमारा ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन सी हो जाएगा निज़ाम। ऑप्शन सी निज़ाम ने ही, निज़ाम आप लोग सोच रहे हैं कौन था ऐसा निज़ाम? तो जलवाहक भिश्ती निज़ाम, ये जलवाहक था, एक प्रकार से नाविक था। तो इसने अपने बकरी की खाल के झोले और मशक को फुलाया और हुमायूं को नदी पार कराने के लिए एक नाव के प्रयोग किया, और उसी नाव के प्रयोग से ये जो हुमायूं को बचा ले गया। तो चलिए हम लोग अगला देखते हैं 15वां। ये क्या कह रहा है इसमें? भारत में ब्रिटिश शासक के दौरान होने वाली घटनाओं को सही कालक्रमानुसार में चयन कीजिए। यानी जो घटनाएं जैसी हुई थी, पहले कौन हुई थी, उसके बाद कौन हुई थी, उसके बाद कौन हुई थी, इसको आप लोग करिए। देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हम लोग का सही होगा। क्यों? क्योंकि देखिए ब्रिटिश मिशन योजना आया था, जो कैबिनेट मिशन योजना आया, ये जो है इसमें 115वें में, ये सॉरी इसमें ये गलत हो जाए, क्योंकि देखिए कैबिनेट के बाद पहले क्रिप्स आया था, हम लोग गलत पहुँच रहे हैं। ये जो देखिए ऑप्शन सी हो, क्योंकि क्रिप्स मिशन आया था ये फेल हो गया। इसके बाद शिमला सम्मेलन हुआ तो ये 45 में हुआ, और जो है उसके बाद कैबिनेट मिशन आया, उसके बाद इटली घोषणा हुआ। ऑप्शन नंबर सी सही है। तो 16 में हम लोग चलते हैं, 16वें में। निम्नलिखित में से किसे गरीब नवाज के नाम से भी जाना जाता है? गरीब नवाज के नाम से किसको जाना जाता है? तो यहाँ पर ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी नहीं, इनको भी नहीं जाना जाता है, ये गलत है।
शेख निजामुद्दीन औलिया, इनको भी नहीं जाना जाता है। शेख नसीरुद्दीन चिराग देहाली, इनको भी नहीं। तो इसका मतलब आंसर कौन हुआ? ऑप्शन दिए हुए ऑप्शन नंबर ई। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई तो सही क्या था, गरीब नवाज के नाम से जाना किसको जाता था? तो मेरे भाई ख्वाजा मोइनुद्दीन इसमें नाम नहीं है, तो निजामुद्दीन दिया है। ख्वाजा मोइनुद्दीन एक थे, मोइनुद्दीन, तो इन्हीं को जो है गरीब नवाज के नाम से जाना जाता था। तो चले हम लोग 17वें में क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किसने 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार जीता था? देखिए करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन को जोड़ दिया है 17वें में। तो ऑप्शन नंबर ये सोराई पोट्रू, ऑप्शन नंबर ए। इन्होंने ही 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार जीता। 18वें में चलते हैं हम लोग। क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन संस्कृत व्याकरण, ये संस्कृत व्याकरण है, क्या है ये? ग्रामेटिका ग्रैंडोनिका, ये संस्कृत व्याकरण है। लिखने वाला पहला यूरोपीय विद्वान था। फिर से क्वेश्चन को देखते हैं, कौन संस्कृत व्याकरण ग्रामेटिका ग्रैंडोनिका लिखने वाला पहला यूरोपीय विद्वान था? 118वां ये है। तो ये कौन सा था? जोहान अर्नस्ट हैक्सल लैंडेड, ये था ऑप्शन नंबर ए। तो चलते हैं हम लोग 19वें में। क्या है, मुग़ल काल के दौरान मनसबदार कौन थे? मुग़ल काल में के दौरान हम सबको पता है मनसबदार बहुत प्रचलित थे। तो ये मनसबदार क्या हुआ करते थे? तो ये पद धारक होते थे, कई पदों, जो पद को धारण किए हुए थे, जिनके पास पद होता था या कह सकते हैं मंत्रालय होता था, वही जो है ये मनसबदार कहलाते थे। तो सरकारी हैसियत, जैसे आजकल में सांसद विधायक होते हैं ना, तो जिनको मंत्रालय वगैरह मिल जाता है वो तो मंत्री कहला देते हैं, तो उनकी वैल्यू बढ़ जाती है। तो ये मनसबदार होते थे जिनको कोई पद मिलता था। तो चले हम लोग 120वें में देखते हैं। ट्रेवल्स इन द मुग़ल एम्पायर किसकी रचना है? 120वां में पूछ रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कई बार पूछा जा चुका है। तो मेरे भाई ये फ्रांसवा वर्नियर की रचना है, ट्रेवल्स इन द मुग़ल एम्पायर, ऑप्शन नंबर ए यही हमारा सही है। ये अपने ग्रहण क्षेत्र, आलोचनात्मक अंतर्दृष्टि तथा गहन चिंतन के लिए उल्लेखनीय है, ये ट्रेवल्स इन द मुग़ल एम्पायर। 21वां में देखते हैं हम लोग। क्या है 21वां में? भारतीय कारखाना अधिनियम 1881 के अधिनियम के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या था? 21वां का क्वेश्चन है, बहुत ही मेरे भाई देखिए, जब ये आया भारतीय कारखाना अधिनियम 1881 के अधिनियम के पीछे का मुख्य उद्देश्य यही था कि श्रम की स्थिति में सुधार करना। क्योंकि देखिए जब भारत में यहाँ श्रम सस्ता था तो यहाँ की चीज़ें सस्ती होती थी, तो अंग्रेज़ जो है भारतीय कारखाना अधिनियम बनाने पर बहुत जोर देने लगे, क्योंकि हफ्ते में इतना छुट्टी चाहिए, इतने साल के बच्चों कारखाना में नहीं होने चाहिए। तो अंग्रेज़ इसलिए बनाना शुरू करे ये कारखाना अधिनियम कि जिससे भारत में जो है लागत बढ़े और इनका माल भी महंगा बिके। जब महंगा बिकेगा तो लोग हमारा खरीदेंगे, यानी श्रम की स्थिति में सुधार करना। अब वो लोग तो ये नहीं कहेंगे, वो लोग कह रहे थे भाई हम मज़दूरों को मदद देना चाहते हैं, लेकिन उनका इंटेंशन कुछ और था कि हम लोग अगर मज़दूरों को छुट्टी दिलवाएंगे तो कंपनियां जो है उनको घाटा लगेगा और वो अपना सामान महंगा बेचेंगे। तो यही था इसमें। तो 22वां देखते हैं क्या है। हाल ही में ई अमृत मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है। तो जो ई अमृत मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है यह किससे संबंधित है, ये हमें बताना है 122वें में। तो मेरे भाई ये इलेक्ट्रिक वाहन जो थे उनके संबंध में जागरूकता बढ़ाने के लिए ये ई अमृत जो है मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया, ऑप्शन नंबर ए। 23वां देखें हम लोग। अंग्रेज़ों ने भारत में अपना पहला कारखाना स्थापित किया था। अंग्रेज़ों ने भारत में अपना सबसे पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया था, ये बताना है। तो आप लोग को इसमें पता होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, ऑप्शन नंबर सी सूरत में। तो चले हम लोग अगले क्वेश्चन में। मध्यकाल में टांडा शब्द का प्रयोग किया जाता था। मध्यकाल में ये जो टांडा शब्द है यह किसके लिए प्रयोग किया जाता था, ये बताना है। तो बंजारों के कारवां के लिए जो टांडा शब्द है ये बंजारा क्या था, कि जो दर दर भटकते हैं उन्हें बंजारा बोला जाता है।
जो दर दर भटक भटक कर खेती करते हैं, जो एक जगह स्थिर नहीं रहते, उनको बंजारा बोला जाता है। बंजारा के कारवां के लिए टांडा शब्द का प्रयोग किया जाता था। ऑप्शन नंबर बी। 25वां देखें, निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के दौरान भारत का वायसराय था? तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए प्रथम आंग्ल सिख युद्ध कब हुआ था, उसके बाद भारत का वायसराय आप लोग पता लगा लेंगे आराम से। तो यहाँ पर देखिए, उस समय लॉर्ड हार्डिंग प्रथम यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगी इस क्वेश्चन का, कि लॉर्ड हार्डिंग प्रथम जब प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ था तो उस समय यही वायसराय था। तो ये कब हुआ था? तो देखिए 1800 जो प्रथम आंग्ल सिख हुआ था 1845 से 46 चला था ये प्रथम आंग्ल सिख युद्ध, 45 से 46 इसी दौरान प्रथम आंग्ल सिख हुआ था, और इसी समय लॉर्ड हार्डिंग जो है ये वायसराय था। तो 25वां हो गया, हम लोग 26वें पे चलते हैं। बढ़िया क्वेश्चन है। क्या कह रहा है 26वां में? ईस्ट इंडिया कंपनी ने किसके नेतृत्व में अर्काट पर कब्जा किया था? अर्काट पर कब्जा किया था किसके नेतृत्व में? 26वां क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है। तो मेरे भाई ये रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में अर्काट पर कब्जा किया गया था। रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने मेरे भाई सेना ने कर्नाटक यानी अर्काट क्या किसके लिए प्रयोग किया था? ये कर्नाटक में था। तो कर्नाटक के नवाब थे एक चंदा साहब, उन्हीं की राजधानी अर्काट पर कब्जा कर लिया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। तो चलिए हम लोग 27वां में देखते हैं। श्री जगन्नाथ पुरी मंदिर का निर्माण करवाया गया किसके द्वारा? यही पूछ रहा है किसके द्वारा श्री जगन्नाथ पुरी मंदिर का निर्माण करवाया गया था 27वें में। तो एकदम सरल क्वेश्चन है ये, अनंत वर्मन चोडगंग देव द्वारा, अनंत वर्मन चोडगंग देव के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर ए इन्हीं के द्वारा ये जगन्नाथपुरी मंदिर का निर्माण करवाया गया था। अब हम लोग देखें 28वें में देखें क्या कह रहा है। बिहार के किन जिलों में तेल एवं प्राकृतिक गैस के निगम, जिसे इंग्लिश में ONCG, तेल और प्राकृतिक गैस निगम ने पेट्रोलियम भंडार की खोज की मंजूरी दी थी? किस जिले में बात कर रहा है 28वें में? तो आप लोग अगर इसे करंट अफेयर में पढ़े होंगे, आप सबको पता है मेरे भाई कि बिहार सरकार ने राज्य और समस्तीपुरम, बिहार सरकार ने जो है समस्तीपुरम और बक्सर जिलों के लिए, कहाँ है समस्तीपुरम और बक्सर, हाँ इन्हीं के लिए, तो इन्हीं के लिए जो है यहीं पर हुआ था। तो ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यहीं पर जो है खोज की मंजूरी दी गई थी पेट्रोलियम भंडार की। 29वां में देखें क्या कर रहा है। प्लासी का युद्ध ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और किसके बीच हुआ था? प्लासी का युद्ध जो हुआ था, तो एक तो पता था इसमें, यहीं से जो है अंग्रेज़ों की जो है अपनी पूरी जड़ें मजबूत कर लिए और पूरी जो है भारतीय साम्राज्य को अपने कब्जे में उन्होंने ले लिया था। इसी दिन पूरा भारत अंग्रेज़ों के कब्जे में ये प्लासी के युद्ध के बाद चला गया था। तो क्या कह रहा है, प्लासी का युद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी और किसके बीच हुआ था? तो यहाँ पर जो है आप लोग को पता होगा इसमें कई लोगों की गठबंधन था, गठबंधन में मिलकर जो है युद्ध लड़े थे 29वें में। तो ऑप्शन नंबर ए सिराजुद्दौला था, इसके साथ और लोग भी थे सिराजुद्दौला के नेतृत्व में, और जैसे कई लोग भी थे, तो इनके नेतृत्व में ये लड़ा गया था। तो रॉबर्ट क्लाइव ने, जैसे हम सबको पता है, रॉबर्ट क्लाइव ने मीर जाफ़र को बंगाल का नवाब बनाने का वादा किया और यही मीर जाफ़र ने गद्दारी कर दिया, और जिसके बदले उसे सिराजुद्दौला को हारने के लिए उसका समर्थन मांगा और कलकत्ता की ओर भाग गया। इस युद्ध में बंगाल रॉबर्ट क्लाइव सफल हो गया, रॉबर्ट क्लाइव जो है इस युद्ध में सफल हुआ। तो यही था, सिराजुद्दौला के मध्य हुआ था, और मीर जाफ़र तो ये तो गद्दार निकल गया था, यही जो है हरवाया था सिराजुद्दौला को। तो आगे देखें हम लोग 130वां में क्या कहा, बसोहली। ये बसोहली शब्द का सबसे अच्छा वर्णन किया जा सकता है, ये 130वां में पूछ रहा है। तो मेरे भाई बसोहली जो है ये एक लघु चित्र, एक छोटा चित्र के रूप में, ये बसोहली शब्द जो है आर्ट एंड कल्चर पढ़ेंगे तो उसमें एक छोटे से शब्द के, छोटे चित्रों के लिए बसोहली प्रयोग किया जाता है। 31वां देखें हम लोग, मैक्स मूलर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? मैक्स मूलर के बारे में पूछ रहा है, मैक्स मूलर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो मेरे भाई यहाँ पर जो है उन्होंने इंग्लैंड में उपलब्ध पांडुलिपियों का प्रयोग करते हुए संस्कृत में पूरा ऋग्वेद प्रकाशित किया, सही बात है।
उन्होंने ब्रह्म समाज आंदोलन का समर्थन किया था, ये भी सही है। उन्होंने फ्रांज बोप के सान्निध्य में संस्कृत भाषा पर शोध किया। तो ये यहाँ पर तीनों सही है, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ये सही। 32वां में देखें हम लोग, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य कन्नौज के त्रिपक्षीय संघर्ष में शामिल था? कौन सा राज्य कन्नौज के त्रिपक्षीय संघर्ष में शामिल था, ये हमें बताना है। तो यहाँ पर मेरे भाई पाल प्रतिहार राष्ट्रकूट, ये जो पाल प्रतिहार राष्ट्रकूट है, यही जो है ये कन्नौज के त्रिपक्षीय संघर्ष में शामिल था, ऑप्शन नंबर सी। 33वां देखें हम लोग, निम्नलिखित में से कौन सा अनुदान बिहार सरकार द्वारा टेक्सटाइल और लेदर पॉलिसी के तहत निवेशकों को दिया जाता है? तो ये करंट अफेयर से संबंधित है ये क्वेश्चन जो जोड़ दिया है इसमें 33वें में। तो पेटेंट अनुदान में भी दिया जाता है, किराया अनुदान और कौशल विकास अनुदान, तीनों में दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो 34वां देखें हम लोग, ईस्ट इंडिया कंपनी मालाबार तट से निम्नलिखित में से किस वस्तु का व्यापार करती थी? मालाबार तट हमें पता है, बहुत ही फेमस तट है ये बंदरगाह। तो ईस्ट इंडिया कंपनी मालाबार तट से किस वस्तु का व्यापार करती थी? तो मेरे भाई यहाँ इलायची का भी, मिर्च का भी, चाय का भी, तीनों का जो है व्यापार करती थी। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उपर्युक्त में से एक से अधिक। 35वां देखें हम लोग, निम्नलिखित में से किसने मुगल काल का प्रबुद्ध निरंकुश शासक भी कहा जाता है? निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा शासक था जिसे मुगल काल का प्रबुद्ध निरंकुश शासक भी कहा जाता है? 35वां का, तो ये तो आप लोग जानते होंगे, ऑप्शन नंबर सी अकबर। अकबर को मेरे भाई मुगल काल का प्रबुद्ध निरंकुश शासक कहा जाता है। तो क्यों कहा जाता है ये आप लोग थोड़ा सा जान लीजिए कि वह धर्मनिरपेक्ष था, वह हिंदू मुस्लिम के प्रति, दोनों के प्रति तटस्थ रहता था, दोनों के धर्मों का बहुत ही अच्छे से सम्मान करता था अकबर। तो इसीलिए लोगों ने उसको प्रबुद्ध निरंकुश एक टाइटल दे दिया था। तो चले हम लोग आगे देखते हैं, ये 136 में देखिए क्या है 136 में, ब्रिटिश उन्मूलनवादी आंदोलन किसने शुरू किया था? यानी ब्रिटिश को ख़त्म करने का आंदोलन किसने शुरू किया था? ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा विलियम विल्बरफोर्स, ऑप्शन नंबर सी। इन्होंने ही ये आंदोलन शुरू किया कि भाई ब्रिटिश यहाँ नहीं रहने चाहिए, यह इस देश के लिए ख़तरा है, इस देश के लिए जो है दीमक है, धीरे धीरे इसको ख़त्म कर देंगे। तो चले हम लोग 37वें में, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत अपीली न्यायालय की स्थापना किया गया था। जो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत एक अपीली न्यायालय की स्थापना किया गया था, तो कहाँ किया होगा आपको क्या लगता है? मद्रास में किया होगा? नहीं, मुंबई में नहीं, ये मेरे भाई कलकत्ता में किया गया था। कलकत्ता में ही सबसे पहले कोर्ट बनाया गया था 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। निम्नलिखित में से कौन सी बोली बिहार में नहीं बोली जाती है? तो आप लोग इससे पढ़कर भी जान सकते हो कौन सी बोली नहीं बोली जाती है। तो बिहार में कौन सी बोली नहीं बोली जाती है? थारू भी बोली जाती है, ये सुरजापुरी भी, बज्जिका भी। तो यहाँ पर ई हो जाएगा, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो चले हम लोग ये देखते हैं थोड़ा सा छोटा करके, ये मल्टीपल ऑप्शन वाला, इसे ज़्यादा छोटा करना पड़ेगा मेरे भाई, तभी ये डिस्प्ले पर आपको व्यू हो पाएगा। तो चले हम लोग देखते हैं, अच्छा क्वेश्चन है, तो थोड़ा सा और छोटा कर लें। तो अब देखिए क्या है, क्या कह रहा है, बिहार राज्य में प्लग एंड प्ले पहल संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। प्लग एंड प्ले पर, तो देखिए मेरे भाई इसके कथनों पर बताना है और फिर बताना है कि कौन सा सही है। मल्टीपल ऑप्शन है, तो इससे राज्य में औद्योगिक विकास की प्रगति होगी, सही बात है। प्लग एंड प्ले से, प्लग एंड प्ले से अभी बताते हैं प्लग एंड प्ले क्या है, पहले आप ऑप्शन को देख लीजिए। दूसरा क्या कह रहा है, 15 करोड़ रुपए की लागत से एक शेड का जो है यहाँ कट गया है, नियमन किया जाएगा, ये भी सही है। इस योजना के तहत भागलपुर स्थित सहकारी मिल परिसर शेड में का निर्माण किया जाएगा, ये भी सही है। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा, जब सब सही ही हैं 239 में, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी हमारा, उपर्युक्त में से एक से अधिक।
तो आप लोग अगर इसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे तो यही सब है जो प्लग एंड प्ले पहल शुरू किया गया है, ये तीनों ऑप्शनों से संबंधित है। तो 40वां हम लोग देखें क्या कर रहा है। श्रीरंगपट्टनम युद्ध के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। श्रीरंगपट्टनम युद्ध बहुत ही इतिहास में ये फेमस रहता है, श्रीरंगपट्टनम युद्ध, इसमें कौन सा सही है ये हमें बताना है। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए क्या कह रहा है कि यह अंग्रेज़ों और मैसूर शासकों के बीच पहला संघर्ष था। नहीं, ये गलत है। अंग्रेज़ों और मैसूर शासकों का पहला संघर्ष नहीं था। इस युद्ध में अंग्रेज़ पराजित हुए थे। कहाँ अंग्रेज़ पराजित? अंग्रेज़ तो जीत गए थे इसमें, अंग्रेज़ कैसे पराजित हो जाएंगे, ये भी गलत है। युद्ध के पश्चात मैसूर वोडियार शासकों के अधीन आ गया, ये सही है। इसमें अंग्रेज़ जब जीते तो मैसूर में वोडियार शासकों के अधीन आ गया, जीत कर वोडियार शासकों को दे दिया अंग्रेज़ों ने। 41वां में देखें, आंग्ल मराठा युद्ध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। आंग्ल मराठा युद्ध के बारे में पूछ रहा है, उसके कौन सा सही है। तो सालबाई की संधि के तीसरे युद्ध का परिणाम था, सही बात है। द्वितीय युद्ध में अंग्रेज़ों को विजय हासिल हुई, सही बात है, पहले में नहीं हुई थी। अंतिम युद्ध के बाद पेशवा को बिठूर भेज दिया गया, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उपर्युक्त में से एक से अधिक। 42वां में देखें, बिहार के किस ज़िले को अपना पहला स्थायी ट्रैफिक पार्क मिलेगा। किस ज़िले में मिलेगा ये बताना है। तो आप लोग करंट अफेयर पढ़े ही होंगे, आपको पता होगा। ऑप्शन नंबर सी, पटना में, जो पटना ज़िला है बिहार का, उसे अपना पहला स्थायी ट्रैफिक पार्क मिलेगा। 43वां में हम लोग देखें, NFSA 2022 के राज्य रैंकिंग सूचकांक बिहार का स्थान कौन सा। तो ये तो आपको पता होगा, ऑप्शन नंबर सी 7वां। जो NFSA 2022 की रैंकिंग रिपोर्ट आई थी उस सूचकांक में बिहार 7वें स्थान पर था, 43वां में। तो अगर बात करेंगे तो उड़ीसा यहाँ पर पहले पर था, उत्तर प्रदेश दूसरे पर था, आंध्र प्रदेश तीसरे पर था। 44वां में देखें, वेल्लोर विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वेल्लोर विद्रोह के बारे में बताना है। तो 44वां में इसका तो मिट गया है, शायद अगले पेज पर गया है। चलिए हम लोग अगला देखते हैं। तो 45वां क्वेश्चन देखते हैं हम। बिहार के किस जिलों को अपनी पहली क्लाइमेट चेंज लर्निंग लैब मिली। किस जिलों को अपनी पहली क्लाइमेट चेंज यानी जलवायु परिवर्तन लर्निंग लैब मिली है। तो इसे हमें बताना है किस ज़िले को मिली है 45वां में। तो आप लोग ये भी करंट अफेयर से जुड़ा हुआ है। करंट अफेयर अगर आप लोग पढ़े होंगे तो आप लोग को पता होगा कि गया में मिली थी, नहीं, गया में नहीं मिली, नालंदा में इसमें भी नहीं, मुजफ्फरनगर में भी नहीं, यानी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो आप लोग पूछ रहे होंगे भैया किसको मिली थी। तो पटना में मिली थी मेरे भाई, पटना को। तो इसमें पटना है नहीं, तो इसका मतलब उपर्युक्त में से कोई नहीं। 46वां में देखें, ये मिलाने वाला बहुत ही अच्छा है। ये देखिए, ये जब विलय वाला है, ये जो तमाम हथकंडे अपनाकर राज्यों का विलय किया गया, वो कब किया गया। एक तरफ जो है ये दिया है कि जिन राज्यों का विलय किया गया, एक तरफ दिया गया है कब किया गया। तो इसे हमें मैच कराना है, बहुत ही अच्छा हो जाएगा। एक दो भी अगर हमें आता रहेगा तो भी हम इसे इस क्वेश्चन को बना ले जाएंगे बहुत ही बखूबी ढंग से। तो देखिए पहले जो है सतारा, एक देखते हैं हम लोग, हमें जो सबसे पहले आता है पहले हम सब लोग वही मिला लें। तो वो देखिए सतारा का विलय कब किया गया, 1848 में, सबसे पहले यही हुआ था सतारा। तो ये जो है 1848 में इसका विलय किया गया था। और नागपुर का विलय कब किया गया था मेरे भाई, 53 में। और उदय, यहाँ जो उदयपुर है ये हो जाएगा, ये 1852 में इसका जो है विलय किया गया था। बचा है एक हमारा झांसी, 54, सभी जानते हैं 1854 में झांसी का विलय अंग्रेज़ों ने कर लिया था। तो हमारा ऑप्शन इस हिसाब से कौन बन रहा है, ऑप्शन नंबर बी बन रहा है ये। तो चले हम लोग देख लिए, हमारा क्वेश्चन बन गया। ये डेट याद रखिएगा इसका। देखिए क्या है इसमें, बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण ने औद्योगिक विकास के लिए कितना प्रतिशत छूट देने का निर्णय लिया गया है। बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण ने औद्योगिक विकास यानी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए फिर कह रहा है कितना प्रतिशत छूट देने का निर्णय लिया गया है। तो यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ हमें उपर्युक्त में से एक से अधिक होना चाहिए 47वें में।
तो नहीं, यहाँ पर देखिए ये है, अच्छा ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये हो जाएगा ऑप्शन सी 20 से लेके 80% तक। ये मल्टीपल ऑप्शन भी हो सकता है, इसका डी भी हो सकता है, क्योंकि 20 से लेके 80% दिया है तो उसमें ये सब भी आ जाएंगे, तो यही होगा इसका। 48वां में देखें, इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 में, इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2000, इनोवेशन का क्या होता है, जैसे कुछ नया करने का, तो बिहार कौन सा रैंक प्राप्त हुआ है बिहार को 48वें में, ये हमें बताना है। तो बिहार को मेरे भाई ऑप्शन नंबर सी 15वां स्थान प्राप्त हुआ है इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 वाले में, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे चले हम लोग 49वां देखें, हाल ही में जेपी गंगा पथ के प्रथम चरण का उद्घाटन किया गया। आप लोग करंट अफेयर पढ़े होंगे कि नीतीश सरकार ने इसका जो है उद्घाटन किया है, जेपी गंगा पथ का प्रथम चरण का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये जो 49वां है, ऑप्शन नंबर यहाँ कहाँ हुआ था, पटना में, ऑप्शन नंबर सी, जेपी गंगा पथ का प्रथम चरण का उद्घाटन पटना में हुआ था। 50वां देखें हम लोग, थोड़ा सा छोटा कर लें, बड़ा क्वेश्चन है लेकिन ये छोटा होता है क्योंकि हर बड़ी चीज़ जो है कठिन नहीं होती। 50वां में देखें क्या क्या, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 के बारे में बात कर रहा है, तो आप लोग पहले ये जान लीजिए कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट क्या था। देखिए पहले क्या होता था, जब सभी भाषाओं में पत्र पत्रिका न्यूज़पेपर छपने लगे तो अंग्रेज़ों की नीतियों की आलोचना होने लगी, तो सभी लोग अपने अपने भाषा जो जानकार होते थे अपनी अपनी भाषा में न्यूज़पेपर मिल जाते थे, सब लोग पढ़कर अंग्रेज़ों के बारे में समझ जाते थे। तो अंग्रेज़ों ने एक कानून बनाया वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878। इसी के माध्यम से उन्होंने ये कहा कि अब पेपर पत्र पत्रिका जो है सिर्फ़ और सिर्फ अंग्रेज़ी भाषा में छपेंगे। उन्होंने सोचा कि अंग्रेज़ी ज़्यादा लोग जानते नहीं है, भारत में बहुत ही कम लोग जानते होंगे, तो हमारी नीतियों के बारे में बहुत कम लोग को मतलब उतरेंगे विरोध करने, तो इसी के बारे में ये वर्नाकुलर प्रेस एक्ट था ये। तो यही बताना है कि कौन सा इसके बारे में सही है। इस अधिनियम के तहत अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषा दोनों समाज पर चलाने का प्रावधान था, नहीं, अभी मैंने बताया केवल अंग्रेजी का चलाने का था, तो ये गलत हो जाएगा हमारा। और ये दूसरा क्या कह रहा है बी वाला, इसे वायसराय लॉर्ड रिपन के शासनकाल में अधिनियमित किया गया था। लॉर्ड रिपन के कहाँ किया गया था मेरे भाई, ये भी तो गलत हो गया। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट शांत कराने के लिए ब्रिटिश सरकार में आया था, तो अगर हम लोग इसके बारे में बात करें ये भी गलत हो गया, ये लॉर्ड रिपन के काल में तो नहीं आया था। किसके आया था अभी आगे देखते हैं। सी वाला देखते हैं क्या है, यह अधिनियम मद्रास को छोड़कर भारत के सभी प्रांतों में लागू था, ये सही है। केवल मद्रास में यह अधिनियम लागू नहीं किया गया था और बाकी सभी प्रदेशों में इसको लागू कर दिया गया था। तो ये हम लोग 150 क्वेश्चन देख लिए, जो दृष्टि IAS का जो पहला टेस्ट सीरीज था, जो 69 BPSC प्रीलिम्स 2023 के बेस पर था ये। तो मेरे भाई हम सब बहुत ही अच्छे से आज ये जो टेस्ट सीरीज़ का ये सेकंड पार्ट हम लोग देखे हैं, पार्ट 2, और ये हिस्ट्री से संबंधित था, जो दृष्टि IAS की टेस्ट सीरीज थी। तो प्रीलिम्स 2023 का जो एग्ज़ाम होने वाला है BPSC का, उसी के बेस पर ये टेस्ट सीरीज तैयार की गई थी। तो हम लोग अगला टेस्ट सीरीज टेस्ट नंबर 2 लेकर आएंगे, जो BPSC ये 69 प्रीलिम्स 2023 पर आधारित है और वह शुद्ध रूप से जियोग्राफी से संबंधित होगा। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए नमस्कार।